नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आज आपने लगातार चौथे दिन बुल्स की एक बहुत शानदार रैली बाजार में आती हुई देखी। निफ्टी आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होगा। 160 अंक की शानदार तेजी 10,471 के आसपास। तो एक तो बात यह हुई है कि लगभग 3 महीने से ज्यादा की ऊंचाई आप देख रहे हैं निफ्टी पर, और ये तेजी लगातार अब आपको चौथे दिन बाजार में आती हुई दिख रही है। ये जून की एक्सपायरी का आखिरी हफ्ता है और बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और बहुत शानदार आपको बाइंग आती हुई दिख रही है बाजार में। इस वजह से तेजी लगातार दिन भर रही और इंडेक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, 22,270 अंक के आसपास आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा। आज 555 अंक की तेजी आपने निफ्टी बैंक में भी देखी। वही कहानी मार्च के हाईएस्ट लेवल्स पर आपको निफ्टी बैंक दिखता हुआ चल रहा है। दोनों इंडिसेस में शानदार ब्रेकआउट्स और दोनों इंडिसेस आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में लगभग आपके सामने लगभग 2.5% की तेजी थी और इतना ही आंकड़ा आपने निफ्टी में भी आता हुआ देखा। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलाते हैं। आज हमारे पास एक खास मेहमान है, श्री लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं मार्केट्स टुडे में। उनके पास एक शानदार खबर है जिस पे थोड़ी देर में ध्यान देंगे। पूरे पैनल से आप पहले मिलिए। वीरेंद्र जी हमेशा की तरह जुड़ेंगे हमारे साथ, कॉल्स और पुट्स पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। किस तरीके से एफएनओ के मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी पोजीशन है वो आपको बताएंगे। सुमित जी आज गैस अथॉरिटी और इंडियन ऑयल के नतीजों पर जो कि कल आने वाले हैं उन पर अपनी चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह दीपाली जी आज हमारे साथ जुड़ेंगी। उनका आज पसंदीदा सेक्टर है आईटी, जहां पर थोड़ी सी परेशानियां आपको आती हुई दिख रही हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहा है। आज के हमारे टेक्निकल गेस्ट हैं समित चौहान साहब, जो कि एंजल ब्रोकिंग से ताल्लुक रखते हैं, बहुत शानदार तरीके से चार्ट्स पढ़ते हैं। और हमेशा की तरह यतिन जी आपको बताएंगे कि डीलिंग रूम्स में ब्रोकरेजेस के साथ क्या बाय और सेल के कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। आज क्योंकि एक ऐसा दिन है कि बहुत शानदार और ब्रेकिंग न्यूज आपको लक्ष्मण जी दे रहे हैं बाजार के बारे में, तो सबसे पहले उनसे जुड़ते हैं। बताइए लक्ष्मण जी, आईडीबीआई बैंक जो शानदार तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखा स्क्रीन पर, उसके बारे में आपके पास क्या खबर है? मेरे सामने जो आईडीबीआई बैंक का प्राइस है बंद होते वक्त वो है लगभग 34 रुपए 70 पैसे। लगातार दूसरे दिन तेजी और दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखेगा। देखिए, मुझे जो सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार अब आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कदम बढ़ा लिया है। और कदम बढ़ाने से मेरा आशय यह है कि सरकार ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है। विनिवेश विभाग, जिसको दीपम कहते हैं हम लोग, उस विभाग ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है। जल्द ही कैबिनेट के पास प्रस्ताव जाएगा। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी सरकार इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगी। मिसाल के तौर पर एडवाइजर नियुक्त करना, मर्चेंट बैंकर नियुक्त करना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बुलाना। सरकार की कोशिश ये है कि जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिले हम तुरंत इस प्रक्रिया को शुरू करें, ताकि चालू कारोबारी साल में ही हम आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच सके। आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी करीब 46% से ज्यादा है और सरकार ने बजट में ऐलान किया था, शायद आपको याद होगा, कि एलआईसी और आईडीबीआई में हिस्सेदारी बेचकर हम 90,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के लिए कदम पिछले हफ्ते सरकार उठा चुकी है। अब बारी थी आईडीबीआई की, जिसकी जानकारी मैं आपको एक्सक्लूसिव तौर पर दे रहा हूं। तो लक्ष्मण जी आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ चौहान साहब तो जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, आपके लिए ये स्टॉक है आईडीबीआई बैंक 5% ऊपर बंद हुआ है। सबसे पहले इस पर चार्ट चेक लेते हैं और फिर वीरेंद्र जी के साथ जुड़ेंगे। चौहान साहब, आपके लिए प्रश्न था आईडीबीआई बैंक पर। देखिए, आइडिया बैंक की बात करें तो 2 वीक पहले ये स्टॉक ने एक स्मार्ट रैली दी थी। लोअर लेवल से 48-40 के आसपास ये स्टॉक ने थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है, बट 30 के आसपास वापस ये स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट देखा और वहां से हमने रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखा है। तो यहाँ से ये स्टॉक वापस जो उसकी नॉर्थवर्ड ट्रैजेक्टरी वो कंटिन्यू कर सकता है। 38-40 दिस आर द नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट फॉर। और अगर कुछ बड़ी तेजी ये स्टॉक में होनी है तो 40 का लेवल ब्रेक होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल आप 30 से लेके 28 का एक सपोर्ट बेस मान के चलिए, और यहाँ पे अगर आपके पास लॉन्ग है तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। चलिए, ये राय आपको आईडीबीआई बैंक पर आती हुई दिख रही है। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि सरकार इस बैंक के विनिवेश के लिए बहुत ही तेजी से काम कर रही है। चलिए चर्चा को खोलते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, लगातार चौथे दिन तेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में
तीन महीने के हाईज लग रहे हैं दोनों इंडिसेस पर। बताइए कॉल्स और पुट्स के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या ये तेजी आपको वेडनेसडे के लिए बरकरार रहेगी? देखिए बेहद नजदीक 10,500 के आज हुआ क्या एग्जैक्टली अगर आप देखें जिस पॉइंट पे टसल थी पहले 10,390 10,380 पे, वहीं पे पुट राइटर्स आ गए इस ब्रेकआउट के बाद। 10,300 पे 10,400 पे सबसे पुट राइटिंग और यहीं की दो पुट्स स्ट्रॉन्ग ओआई लेके खड़ी है। तो बेस होगा 10,350 420 की रेंज में। ऊपर याद रखिए इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 10,500 की 10,600 की 10,700 की इन तीन कॉल्स में लगभग आउटस्टैंडिंग ओआई है 80 लाख का, जो कि इंडिकेट करती है कि ऊपर जहां पर आपका 10,550 पे 200 डिमा पे है वहां पे बड़े कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो एक रेजिस्टेंस का पॉइंट होगा 10,550 और 10,600, ये 50 पॉइंट काफी टफ रेजिस्टेंस होंगे निफ्टी के लिए। तो ऊपर 10,600, नीचे 10,380 10,410। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, इसकी चैनल वाइड नजर आ रही है, इसने डोमिनेट किया है पिछले कुछ सेशंस में। स्ट्रॉन्ग बेस निकल के आता है 21,500 से 21,800। आज 22,000 निकलने के बाद 21,500 से 21,800 इन तीन पुट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। और जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, हल्का एक रेजिस्टेंस 22,500 22,600 पे, क्योंकि वहां पे आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 7.25 लाख का है। लेकिन उसके निकलने के बाद सबसे बड़ा ओआई किसी कॉल में खड़ा है तो वो है 23,000 की कॉल। तो 22,500 के बाद उस आंकड़े को अपने जहन में रखिएगा। चलिए 22,700 और 23,000 की कॉल आपको निफ्टी और माफ कीजिए बैंक निफ्टी पर एक्टिव होती हुई देख रही है। ये वीरेन जी आपको राय दे रहे हैं। समित चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समित जी ये बताइए, कल आपने एक कंडीशनल बाय कॉल दी थी दोनों इंडिसेस पर, आज तो तेजी देखते ही बनती है। 10,471 निफ्टी और 22,270 बैंक निफ्टी। कल के सत्र के लिए आपको किस तरीके से ये दोनों इंडिसेस पोजीशनड है और आप क्या राय देंगे ट्रेडर्स को? यहाँ देखिए बाय ऑन डिक्लाइन की जो स्ट्रैटेजी है वो मेंटेन रखी है, क्योंकि जब तक ये 10,000 का जो अपना बेस है वो जब तक होल्ड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिविटी मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। और उसी के चलते हमने बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी कल भी मेंटेन रखी थी और 10,450 का निफ्टी के लिए टारगेट दिया हुआ था और बैंक निफ्टी के लिए 22,100 का टारगेट दिया था, जो आज के सत्र में हमने अचीव होते हुए देखा है। यहाँ से रैली और एक्सटेंड हो सकती है, बट अभी आपको ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली भी दिख सकता है। तो इंट्राडे थोड़े बहुत आपको वोलेटाइल स्विंग दिख सकते हैं। यहाँ पे 10,500 के कॉल राइटर्स अभी भी काफी ज्यादा हावी है। तो कल के सेशन में देखना पड़ेगा, अगर 10,500 के ऊपर निफ्टी रहता है तो एक वापस एक शॉर्ट कवरिंग आपको 50-60 पॉइंट ऊपर खींच सकती है। तो वापस यहाँ पे 10,400 के आसपास निफ्टी में बाय करने की सलाह होगी विद स्टॉप अराउंड 10,340। 10,530 से लेके 10,550 के टारगेट रहेंगे, वहां पे आपको एक बार मुनाफा वसूली करना है एज ए इंट्राडे ट्रेडर। बैंक निफ्टी में भी एक डिप पे वेट कीजिए, 22,000 से लेके 21,800 के आसपास बाय करना है विद स्टॉप अराउंड 21,600 और टारगेट 22,400 से लेके 22,600 के। चलिए चौहान साहब आपको एक कंडीशनल बाय दे रहे हैं। उनकी राय है कि अगर आपको निफ्टी करेक्ट करता हुआ दिखता है हल्का सा, तो आप बाय जोन्स में इसको दोबारा खरीद सकते हैं एक छोटी सी अपसाइड के लिए। बाजार फिलहाल टॉप हैवी है, लगातार 4 सेशन से आपने यहाँ पर शानदार तेजी देखी है। तो फिलहाल इतना एग्रेसिव बाय कॉल देना ठीक नहीं होगा, ये राय आपको चौहान साहब दे रहे हैं। समय जी अपनी और 2 पिक्स शेयर कीजिए स्टॉक्स में या फ्यूचर्स में जहां आपको तेजी या मंदी लगती हो वेडनेसडे के लिए। क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक रुझान मार्केट में काफी अच्छा दिख रहा है, एक ब्रॉड बेस्ड रैली दिख रही है। तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हम एल&टी को पिक करेंगे, जिसमें एज ए डिस्क्लोजर सुबह भी हमारे क्लाइंट्स को हमने रिकमेंड किया था कॉल ऑप्शन के जरिए। इंट्राडे बुक हुआ है, बट अभी भी अगर उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ से माइनर डिप अगर एल&टी में मिलती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 920 का स्टॉप लॉस और टारगेट 990 से लेके 1,010 के रहेंगे। और ब्रॉडर मार्केट में हम अच्छा खासा रुझान देख रहे हैं। तो कैश सेगमेंट से हमें लग रहा है कि यहाँ से स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पॉजिटिवली पॉइज्ड है। काफी अरसे के बाद ये स्टॉक ने उसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो कन्विंसिंगली ब्रेक किया और वॉल्यूम एक्टिविटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो हमें लग रहा है कि स्टरलाइट टेक अच्छा कर सकता है कमिंग सेशन में। 114.8 का स्टॉप लॉस रहेगा और 124.50 का इसका एक इमीडिएट लक्ष्य रहेगा। चलिए एक लार्ज कैप स्टॉक एल&टी। डायरेक्टर साहब अगर आप निफ्टी के गेनर्स और लूजर्स में वो दिखा सकें स्टॉक, तो एल&टी ने आज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, लगभग 19 पॉइंट्स का निफ्टी को ऊपर खींचने में। ये स्टॉक लगभग आपको आज 6.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखा।
₹968 पे, और यहाँ पर आपने शानदार तेजी देखी है, लगभग 1382 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपने एनएससी पर होता हुआ देखा है। चौहान साहब, आपसे दो राय और लेंगे लार्ज कैप काउंटर्स में। बजाज फाइनेंस में जो रैली है वो लगातार अब 5वें दिन आपको बढ़ती हुई दिख रही है। स्टॉक बहुत ही कंफर्टेबली अब 3000 रुपए के ऊपर बंद हुआ है कैश मार्केट्स में। बताइए किस हिसाब से आप बजाज फाइनेंस को देखते हैं? क्या ये ओवर हीटेड है या यहाँ पर रैली अभी बची हुई है लॉन्ग साइड के लिए? देखिए, रैली तो बची हुई है, बट यहाँ पे लगता है आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि 4-5 दिनों से लगातार ये स्टॉक्स बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जो हमने लास्ट वीक कवर किए थे हमारे क्लाइंट्स के लिए, और ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है तो हमने बुक भी किए हुए। यहाँ पे फ्रेश बाइंग करना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि वैसे भी ये हाई बीटा काउंटर्स है, तो अगर इनमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आता है तो इजीली 8 to 10% ये करेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं रहेगा। इनफैक्ट यहाँ से अगर रैली और 5 तक एक्सटेंड होती है तो वहां पे एक बार एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। चलिए, लॉन्ग पोजीशंस तो बिल्कुल ना बनाएं, और अगर आपके पास ऑलरेडी डिलीवरी या लॉन्ग पोजीशंस हों तो आप उसमें मुनाफा वसूल कर सकते हैं। ये तो राय हुई फ्रंट कैप काउंटर्स पर। चौहान साहब, ये बताइए इनके अलावा कोई आपका और निफ्टी में पसंदीदा काउंटर होगा जहां पर आपको तेजी आती हुई दिख रही है? और फिर हम जुड़ेंगे दीपाली जी के साथ, जो आपको बताएंगे कि आज आईटी सेक्टर में क्या हुआ। देखिए, क्लियरली अगर निफ्टी कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो आज एचयूएल में एक अच्छा हमने डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से एचयूएल काफी अच्छा कर सकता है 1-2 दिनों के लिए। तो एचयूएल बाय करने की सलाह होगी विद स्टॉप अराउंड 2110, और हमें लग रहा है कि 2200-2230 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो एलएनटी के बाद अगर इंडेक्स में कोई स्टॉक हमें देखते हैं तो हम डेफिनेटली एचयूएल को फोकस करें। चलिए, आज एफएमसीजी काउंटर्स में आपने शानदार तेजी देखी। उसके पीछे कारण ये था कि मॉनसून बिल्कुल पर्याप्त दिख रहा है आजकल बाजार में, और आप ये मान के चलिए कि उस वजह से ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि रूरल इकोनॉमी, जहां पर सरकार भी बहुत पैसे पंप कर रही है, वहां से आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत शानदार डिमांड आती हुई दिखेगी आते हुए 1-2 महीने में। ऐसा ही नहीं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर पर तेजी हुई, आपने तेजी नेस्ले पर भी आती हुई देखी, डाबर में भी, मैरिको में भी। तो पूरा एफएमसीजी सेक्टर आज बहुत अच्छी तरीके से चहक रहा था। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां पर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिनकी वजह से शायद आपको मंदी के बादल गहराते हुए दिखें। दीपाली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और चर्चा होगी निफ्टी के आईटी इंडेक्स पर और कंपनीज पर, जहां पर यूएस, जो कि हमारे देश का सॉफ्टवेयर मार्केट सबसे बड़ा है, वहां पर कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब फेरबदल कर रहे हैं। दीपाली जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या हुआ आज? आईटी कंपनीज पर प्रेशर हमने देखा है आज के सेशन में भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। ये ऑर्डर साइन किया है सस्पेंड करने के लिए लिमिटेड एंट्री के लिए यूएस में, और उसके तहत H1B वीजा, H2 वीजा या फिर जो दूसरे वर्क वीजा हैं उनको सस्पेंड कर दिया है, और ये इफेक्टिव होगा 31 दिसंबर 2020 तक। आशंका ये है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिन पर इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि काफी अमेरिकन और इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने H1B वीजा एम्प्लॉयज को इशू किया हुआ था। तो अब वो एम्प्लॉयज नहीं जा सकेंगे 1 अक्टूबर 2020 को जिनको जाना था। इसका असर क्या होगा? इंडियन आईटी कंपनीज हो या फिर यूएस कंपनीज हो, असर जरूर होगा, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट अमेरिकी कंपनीज पर है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो इंडियन आईटी कंपनीज है उन्होंने H1B वीजा पर अपनी डिपेंडेंस को कम किया है, लोकलाइजेशन पर ज्यादा जोर दिया है। FY19 में जो टॉप 10 रेसिडेंट्स थे H1B वीजा के, उसमें 7 कंपनीज यूएस को बिलोंग करती थी, इसीलिए असर लिमिटेड है। TCS इन्फोसिस का एक्सपोजर 40 to 50% के आसपास है। विप्रो एसटेक का जो एक्सपोजर है वो 30 से 35% का है। ब्रोकर हाउसेस का व्यू क्विकली आपको बताया, मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा इंडियन आईटी कंपनीज पर, क्योंकि उन्होंने लोकलाइजेशन एफर्ट्स पर पिछले कुछ सालों में जोर दिया है। सिमिलर व्यू कोटक का भी है। कोटक का इनफैक्ट कहना यह है कि विप्रो और एसटेक का हाईएस्ट लेवल ऑफ लोकलाइजेशन है, उसके बाद इन्फोसिस का। लेकिन जो टोटल इनिशियल H1B पिटीशन जो अप्रूव की गई थी FY19 में, उसमें 757 इन्फोसिस, 605 विप्रो, 454 एसटेक और 1733 TCS के थे। तो इम्पैक्ट जरूर है, लेकिन लिमिटेड इम्पैक्ट होगा अगर अमेरिकन कंपनीज के सामने कंपेयर करें। चलिए, ये राय आपको मिल रही है H1B वीज़ा की, जो अर्जियां मंजूर होती हुई दिख रही हैं। वैसे तो आज पूरे सेक्टर में आपको हरा निशान आता हुआ दिखेगा, लेकिन ये बात हो रही है आईटी स्टॉक्स की। यहाँ पर चौहान साहब से जुड़ते हैं और पूछते हैं उनसे कि कौन सा उनका सबसे पसंदीदा काउंटर है आईटी स्पेस में लॉन्ग साइड पर। बताइए समित जी, कुछ आपको पसंद आता हो सॉफ्टवेयर साइड पर?
देखिए इन्फोसिस इसमें पॉजिटिवली पॉइज्ड है, बट हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने ज्यादा कुछ आईटी स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन दिए नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ओवरऑल आईटी स्पेस एक कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। तो यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट देखना इंपॉर्टेंट होगा, और विद इन दिस स्पेस हम दो स्टॉक्स बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, टीसीएस और इन्फोसिस। तो टीसीएस तो थोड़ा सबड्यूट था आज, बट इन्फोसिस की जो प्राइस एक्शन है काफी इंटरेस्टिंग है। 200 डे एवरेज के आसपास ही ये स्टॉक क्लोज हुआ है, तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है 725 से लेकर 728 के जोन से, तो इन्फोसिस हमें लगता है कि ये रैली विद इन दी आईटी स्पेस एक्सटेंड कर सकता है, बट वो काफी एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, तो उसके ब्रेकआउट के लिए हम वेट करें। चलिए, ये राय मिल रही है आपको इन्फोसिस और टीसीएस पर। चौहान साहब, आज अगर एक मिड कैप स्पेस बहुत आपको चहकती हुई दिखी लॉन्ग साइड पे, वो थे सीमेंट काउंटर्स। अब आप ये बताइए कि किस हिसाब से आप देख रहे हैं रैली इसमें डेवलप होने में, और मिड कैप स्पेस में आपको कोई पसंदीदा लगता हो लॉन्ग साइड पर, तो वो सीमेंट शेयर करें हमारे साथ, और खासकर राय दें इंडिया सीमेंट्स पर जिसके नतीजे हैं कल। देखिए सर जी, विद इन दिस स्पेस हम क्लोजली ट्रैक कर रहे थे लास्ट 1-1.5 महीने से रैमको सीमेंट और इंडिया सीमेंट, ये दोनों में हमने अच्छी खासी रैली भी देखी है। इंडिया सीमेंट की बात करें तो ये स्टॉक हमने 104-105 के आसपास रिकमेंड किया था, जिसके नियर टर्म टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो गए। स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेशन रेंज में है, तो यहाँ पे 135 का जो ब्रेकआउट है वो काफी एक इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्टॉक के लिए, अगर यहाँ से ये रैली एक्सटेंड होनी है तो अबव 135 यस, ये स्टॉक और रैली एक्सटेंड करेगा 144-146 तक। बट अगर एट करंट लेवल अगर आपको विद इन सीमेंट स्पेस कोई स्टॉक देखना है, तो विद इन मिड कैप स्पेस हाइडेलबर्ग सीमेंट हमारा एक प्रेफर्ड पिक रहा है लास्ट 1-1.5 सालों से, और अभी भी हमें लगता है कि लास्ट 2-3 महीनों में ये स्टॉक ने काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो हाइडेलबर्ग सीमेंट हमें लगता है कि यहाँ से 202 से लेके 206 तक रैली एक्सटेंड कर सकता है। कोई भी डिप या करंट लेवल पे भी इसको लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है विद स्टॉप अराउंड 182। चलिए, हाइडेलबर्ग सीमेंट आज बहुत शानदार तरीके से अपने 200 डीएमए के ऊपर आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। 188 का क्लोज मेरे सामने है, और यहाँ पर लगभग आपके सामने 10 लाख से ज़्यादा शेयर ट्रेड होते हुए दिखे हैं। नतीजों का माहौल है, और हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है गैस अथॉरिटी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नतीजों को वेडनेसडे के ट्रेड के लिए। सुमित जी बताइए। तो ये कल वैसे काफ़ी रिजल्ट हैवी डे है, जिसमें मिड कैप के काफ़ी नंबर्स आने वाले हैं, एफ&ओ के भी नंबर्स हैं, लेकिन दो हैवी वेट्स इसमें, एक है गेल और दूसरा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी। तो पहले आईओसी के नंबर्स की बात कर लेते हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार शायद एबिटा लॉस आता हुआ दिखाई पड़े कंपनी को सीक्वेंशियल बेसिस पर। पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो भी कंपनी के नंबर्स वीक साइड पे आएंगे, और इस तिमाही के कंपैरिजन में देखें तो भी नंबर्स वीक होंगे। रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 21% की गिरावट का अनुमान है, करीब 97,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज़ कंपनी इस बार पोस्ट कर सकती है। 2503 करोड़ का एक इबिटा लॉस आ सकता है, जो कि करीब 6650 करोड़ के मुनाफे के सामने आएगा, इबिटा मुनाफे के सामने। तो वो एक कंसर्न रहेगा इबिटा लॉस आना। अदरवाइज कंपनी को 3265 करोड़ का लॉस होगा, जो कि 2339 करोड़ के मुनाफे के सामने आएगा। तो मुनाफे से घाटे में आने का अनुमान है, और इबिटा लॉस भी आने का अनुमान है। जीआरएम्स करीब करीब $2 पर बैरल के आसपास आएंगे, जबकि जो बाकी सिंगापुर के जीआरएम्स जो है वो भी करीब $4.5-5 के आसपास थे, तो उससे भी वीक साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 7% का वॉल्यूम डिक्लाइन कोविड-19 की वजह से आया है, तो वो कैसे मार्केट फैक्टर इन करता है, आगे कितना इंपैक्ट आता है, आगे गोइंग फॉरवर्ड कमेंट्री क्या रहती है, इनके ऊपर नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ आंकड़ा आना है गेल का। गेल के केस में सभी जो सेगमेंट है उसके एबिट में डिक्लाइन रहेगा, सिवाय एलपीजी और लिक्विड जो गैस है उसके अलावा। तो बाकी सभी सेगमेंट से अंदर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रंट करीब फ्लैटिश रहेगा, 17,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इबिटा 4% टूटेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन मोरलेस फ्लैटिश साइड पे रहेंगे, और मुनाफा 1329 करोड़ रुपए, जो कि करीब 6% तिमाही दर तिमाही टूटने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। नमूरा का ऐसा मानना है कि जो इनका गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम है वो स्लगिश ही रहेगा, और बहुत ज़्यादा वहाँ से ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ेगी। 4-4.5% का इनफैक्ट एक डाउनवर्ड नंबर ही वो अनुमान लगा रहे हैं आने वाले समय में। साथ साथ एबिटा में भी उनको लगता है कि गैस ट्रांसमिशन बिजनेस में करीब 8% के आसपास डिक्लाइन सीक्वेंशियल बेसिस पर आएगा। तो नंबर्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे होंगे गेल के, और आईओसी के लिए एबिटा मुनाफे से एबिटा घाटे में आने का अनुमान लगाया जा रहा है।
चलिए, दोनों गेल और आईओसी इस बाजार में भी आपको फ्लैट बंद होते हुए दिखे आज दिन के दौरान, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि नतीजों के बाद आपको वापस इसमें तेजी आती हुई दिखेगी। समय एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बताते हैं क्या राय समित चौहान साहब ने दी है कल के सत्र के लिए। आप बुलिश हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, लेकिन कंडीशनल बाय कॉल्स दी है। डिप्स पर आपने खरीदारी की राय दी है। निफ्टी पर पहला लक्ष्य है 10,530 और निफ्टी बैंक पर आपका पहला लक्ष्य है 22,400। स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। चौहान साहब की अपनी पसंदीदा स्टॉक्स हैं। उन्होंने एक बाय कॉल दी है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर और एलएनटी पर। एलएनटी खासकर आज निफ्टी का सबसे बड़ा गेनर था और यहाँ पर आपने आज रैली को पहले दिन आते हुए देखा है। ओवरऑल बाजार 5वें दिन ऊपर है। एलएनटी और स्टरलाइट टेक के बाद चौहान साहब ने बहुत शानदार आपको राय दी है लॉन्ग साइड पर आईडीबीआई बैंक पर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और हाइडेलबर्ग सीमेंट पर। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन जी, जो आपको बताएंगे कौन से ऐसे एक या दो स्टॉक्स हैं जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं, और वही स्टॉक्स ब्रोकर्स सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। जुड़े रहिए हमारे साथ। एक्शन अगर स्टॉक्स में है तो वो सिर्फ मार्केट्स टुडे पर। मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स के बारे में जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस आप वेडनेसडे के ट्रेड के लिए बता सकते हैं, और ये वही स्टॉक्स हैं जो ब्रोकर्स अपने एचएनआई क्लाइंट्स को बता रहे हैं। यतिन जी, स्वागत है आपका। बताइए, आज ब्रोकरेज रडार और डीलिंग रूम में आप किन स्टॉक्स की चर्चा कर रहे हैं? गुड इवनिंग शैल जी। और देखिए, जो 3 स्टॉक्स है वहां बाय रिकमेंडेशन आ रही है, वो है पिडिलाइट और फेडरल बैंक वायदे बाजार में। खास करके पिडिलाइट पे ध्यान दीजिए। लगभग 45 से 50% के आसपास हमने रोरोवर्स देखे हैं F&O सीरीज में जुलाई महीने में। तो बहुत अच्छी इसमें पॉजिटिव तेजी दिखाई दे रही है डीलर्स को। और डीलिंग रूम्स ये भी बता रहे हैं कि फंड एक्शन काफी स्ट्रांग है FMCG काउंटर्स में, खास करके HUL और पिडिलाइट में। तो यहाँ लॉन्ग पोजीशंस बना के चलें, ऐसा उनका मानना है। इसके अलावा फेडरल बैंक में हमने देखा कि आज डे हाई क्लोजिंग आई। वॉल्यूम भी लगभग 20 से 25% अपने एक महीने के एवरेज से ज्यादा थे। और अगर आप स्टॉक की बात करें तो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और यहाँ हमको बताया जा रहा है कि घरेलू म्यूचुअल फंड जो है वो यहाँ जम के खरीदारी कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि छोटी जो बैंक्स हैं, मिड कैप बैंक्स और PSU बैंक्स, वहाँ काफी अच्छा एक्शन हमको देखने मिला है पिछले 4-5 दिनों में, और मोमेंटम बना रहेगा, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है, खास करके फेडरल बैंक में। और कैश सेगमेंट में बात करेंगे ईस्ट इंडिया होटल्स की, EIH की। यहाँ हमने देखा है कि HNIs बहुत जबरदस्त बाइंग इसमें कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 10 से 15% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। आज स्टॉक ने अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। और यही ईस्ट इंडिया होटल है जो ओबेरॉय और ट्राइडेंट ब्रांड्स की होटल्स चलाता है ऑल अक्रॉस इंडिया। तो इस पे ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि होटल स्टॉक्स में हमने देखा है काफी जबरदस्त करेक्शन आया था लॉकडाउन में, और काफी अच्छी रिकवरी और कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक फाइनली अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता हुआ आज दिखाई दिया। यतिन जी, आपका धन्यवाद। चौहान साहब, आपसे बहुत ही संक्षिप्त में राय लेंगे पिडिलाइट पर बाय और सेल का टारगेट, और साथ ही साथ फेडरल बैंक पर आपकी सोच। देखिए, पिडिलाइट की अगर बात करें, पिडिलाइट में ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है, तो यहाँ पे ऐसे कोई एक ट्रेड सेटअप नहीं मिलता। 1450 के ऊपर आप बाय कर सकते हो, 1380 के नीचे ये स्टॉक वीकनेस दिखाएगा। तो करंट लेवल पे कोई भी ट्रेड सेटअप ये स्टॉक में ऐसे नहीं रहेगा। HUL हमने एक FMCG स्पेस में रिकमेंड किया हुआ है। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक 4950 के आसपास 3 दिनों पहले एक ब्रेकआउट था, वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवरेबल था। और 2-3 दिनों से हम छोटे मोटे वाले बैंक्स में PSU हो या मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा खासा हमने रैली देखा है। बट करूर वैश्य बैंक में आज जो लास्ट 1-1.5 घंटे में हमने तेजी देखी है, तो ये स्टॉक काफी इंकरेजिंग लगता है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि करूर वैश्य में ये रैली 34.5 35 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो एक माइनर डिप पे खरीदारी करने की सलाह होगी करूर वैश्य बैंक में। 30 रुपए का स्टॉप लॉस और 30.5 का टारगेट रहेगा। चलिए, राय मांगी 2 स्टॉक्स पर, मिल गई 3 पर। ये तेजी है बाजार में, और यही आपको बहुत संभल के खेलनी है। कल के सत्र में बाजार बिल्कुल आपको जबरदस्त तेजी और बिना कमजोरी के साथ लगातार चौथे दिन ऊपर बंद हुआ है। अगर आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत ही समझ के प्लेस करें। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। खबरों का सिलसिला जारी।